हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहादुर शाह जफर। तो हम बात करते हैं आखिर ये करंट में आया क्यों, आखिर चर्चा में है क्यों ये। तो हम करते हैं सेशन शुरू। मुगलों के वंशज अब गरीबी से जूझ रहे हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम कलकत्ता में गरीबी से जूझ रही है। सरकारी सहायता लेने के लिए बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो अल्प पेंशन पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रहती है। तो जो ये न्यूज़ है ये लिया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स से। अब हम बात करते हैं आखिर बहादुर शाह जफर थे कौन। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम और 20वें मुगल शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चीज़ों की कला और सुंदरता के प्रति संवेदनशील होने के कारण उन्होंने कविता, संगीत और सुलेख में रुचि भी दिखाई थी। आपको पता होगा कि इनके दरबार में कई कवि भी रहा करते थे, जिनमें प्रमुख नाम आता है मिर्जा गालिब का। बहादुर शाह जफर 62 वर्ष की आयु में अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय के बाद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तक 20 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन जारी रखा। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया और रंगून की जेल में भेज दिया था, या फिर रंगून भेज दिया था। हालांकि उनका शासनकाल अकबर जैसे उनके प्रशंसित पूर्वजों के साथ अतुलनीय है। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के लिए अपने नेतृत्व में सैनिकों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था 1775 में दिल्ली में, अकबर शाह द्वितीय और लालबाई के घर में। प्रारंभ में इनका नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, लेकिन लोकप्रिय रूप से इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अरबी और फारसी में शिक्षा प्राप्त की, युद्ध, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षण लिया और उन्होंने कला, संगीत, सुलेख और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई और साथ ही सूफीवाद के प्रबल समर्थक थे। इनके शासन की बात की जाए तो 1837 में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे 28 सितंबर 1857 को। बहादुर एक सौंदर्यवादी थे और कभी भी साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। यह मानने का प्राथमिक कारण था कि वे मुगल साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए अनुकूल उम्मीदवार नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों की अस्वीकृति के कारण अकबर शाह के सुयोग्य उत्तराधिकारी मिर्जा जहांगीर का स्थान लिया था। 18वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य की संप्रभुता ने मुगल साम्राज्य को दक्कन में पतन के करीब ला दिया था। मुगल साम्राज्य के अधीन 6 स्वतंत्र राज्य बन गए या फिर उनके द्वारा समाहित कर लिए गए थे। एक बार जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तो बहादुर शाह द्वितीय वास्तविक अधिकार या क्षमता से रहित एक नामांकित शासक बनकर रह गए और इस प्रकार बहादुर शाह मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ गए, जिन्होंने अपनी महिमा शक्ति खो दी और अपने न्यूनतम रूप में ये संकुचित होकर रह गए थे। शासनकाल की शुरुआत से बहादुर को शासन कला में सबसे कम रुचि थी और किसी भी शाही महत्वाकांक्षा से ये दूर रहते थे। इसके अलावा वो सभी धर्मों के संबंध में एक उदार शांतिप्रिय व्यक्ति थे, यानी कि धार्मिक सहिष्णु थे। और बहादुर शाह जफर को उर्दू कविता में सच्ची रुचि थी। उन्होंने स्वयं कई उर्दू गजलें लिखी थी। उन्हें लाल किले पर जफर महल जैसे स्मारकों के पुनर्निर्माण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है और साथ ही साथ वे सूफीवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका दरबार कई प्रमुख उर्दू कवियों का घर था, जिनमें मिर्जा गालिब, दाग दहलवी, मोमिन खान मोमिन और मोहम्मद इब्राहिम जौक शामिल थे। जो इब्राहिम जौक थे बहादुर शाह जफर के गुरु भी थे। 1857 के विद्रोह के बाद उनके कई काम नष्ट हो गए, लेकिन कुछ उल्लेखनीय कामों को इकट्ठा किया गया और कुल्लियात जफर में संकलित किया गया। 1857 के विद्रोह में इनकी कुछ प्रमुख भूमिका रही थी। जैसे भले ही बहादुर शाह जफर के ने एक नाम मात्र के नेता के रूप में शासन किया था, लेकिन धर्म के प्रति उनके निष्पक्ष रवैये ने भारतीय राजाओं और रेजिमेंट को उनको सम्राट मानने के लिए समर्थित किया था। 1857 के विद्रोह के एक भाग के रूप में सिपाही बहादुर शाह जफर के दरबार में पहुंचे और उनकी सिपाहियों को समायोजित करने और न ही विद्रोह का हिस्सा बनने की कोई योजना थी। हालांकि उन्होंने सिपाहियों की मांग के आगे घुटने टेक दिए, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नेता के बिना विद्रोह नहीं जीत सकते, क्योंकि इतने बड़े विद्रोह के लिए कहीं ना कहीं नेतृत्व की जरूरत थी। तो इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर लिया था दिल्ली में जाकर के। जब वे विद्रोह का हिस्सा बन गए तो उन्होंने विद्रोहियों के कामों की जिम्मेदारी ली। हालांकि वे शहर में अशांति और अव्यवस्था से खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने विद्रोह के लिए जनता का समर्थन बढ़ाया।
शहर की अराजक और कष्टप्रद स्थिति के मद्देनज़र उन्होंने अपने बड़े बेटे मिर्ज़ा मुग़ल को सेना की कमान के लिए नामित किया था। बहादुर शाह जफ़र के लिए मुकदमे लाल किले में आयोजित किए गए थे और उन पर 4 आरोप लगाए गए थे, जैसे पहला था विद्रोह में सिपाहियों की सहायता करना, दूसरा था लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा था राष्ट्र की संप्रभुता ग्रहण करना और चौथा था ईसाई लोगों की हत्या का कारण बनना। इसके बाद दिसंबर 1858 को उन्हें मागोइरा नामक जहाज़ पर रंगून के लिए भेजा गया और 10 दिसंबर 1858 को वो वहाँ पहुँचे थे। रंगून में इन्हें अंग्रेज़ों की कड़ी निगरानी में रखा गया। उन्हें कलम, कागज़ और स्याही का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। जनता को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी और नौकर दैनिक पास का उपयोग करके ही उनसे मिल सकते थे। अब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु आखिर हुई कैसे। रंगून पहुंचने पर बहादुर शाह जफ़र की तबीयत पहले से ही खराब हो चुकी थी। वो बूढ़े थे और कहा जाता है कि उन्हें पक्षाघात भी हो गया था, जिसके कारण 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे आखिर बहादुर शाह जफ़र थे कौन। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग।